ख़ास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। किसी भी शख्स के बीमार होने को लेकर सबसे पहले तो यही दुआ की जाती है कि कोई बीमार ना हो। अगर खुदा ना खास्ता किसी बीमारी की चपेट में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है और डॉक्टर के पास पहुंचता है तो एक सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन का जो ज़रिया बनता है वो है रेडियोलॉजी। इसी के आधार पर डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। रेडियोलॉजी एक व्यापक स्तर की टेक्नोलॉजी है। इसमें कई तरह की बीमारियों का जो है परीक्षण किया जाता है, जाँच की जाती है, उसके आधार पर ही इलाज संभव हो पाता है। रेडियोलॉजी क्या है, इससे जुड़ी तमाम बातों को लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं जो कि भोपाल लाइफलाइन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं और रेडियोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मानसी जैन। मानसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानसी जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे रेडियोलॉजी आखिर है क्या? रेडियोलॉजी पहले जब मैंने रेडियोलॉजी ली थी तब तक तो एक्चुअली काफ़ी एडवांस हो चुकी थी, लेकिन जब जो मेरे पेरेंट्स के समय की रेडियोलॉजी, उससे मेनली जाना चाहता था कि एक्सरे है रेडियोलॉजी। जो हम लोग अब इतना एडवांस हो चुका है कि वी आर एबल टू डायग्नोज ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड मशीन्स जो अवेलेबल हैं। तो रेडियोलॉजी में आता है अल्ट्रासाउंड, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोनोग्राफी। उसमें आता है सीटी स्कैन, एमआरआई और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करके एक नई ब्रांच है जिसे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज बोलते हैं, जो वेरिकोज वेन्स के लिए, आपके हार्ट के अलावा सर से लेके पैर तक कोई भी अगर ब्लड वेसल ब्लॉक होती है तो उसे खोला जा सकता है, या फिर ट्यूमर्स का मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जी मैम, जिस तरह आपने जिक्र किया रेडियोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई हो गया और सिटी स्कैन और हो इंटरवेंशनल गया। रेडियोलॉजी। बिल्कुल, इस तरह इससे कई सारी बीमारियों का जो है पता लगाया जाता है। लेकिन जो आमतौर पर देखा जाए लोगों का माइंडसेट जो रहता है रेडियोलॉजी को लेकर या सोनोग्राफी को लेकर, यही माना जाता है कि लीवर, किडनी और पेट से संबंधित बीमारियों को लेकर ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो इसको लेकर कुछ बताएंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो सोनोग्राफी जो होता है, मतलब अल्ट्रासाउंड मशीन का नाम है ना। अल्ट्रासाउंड जब टेस्ट लिखा जाता है, उसका के मतलब ये नहीं होता है कि वो पेट की सोनोग्राफी है। पेट के अलावा अपन पेट में जो मदर की जब सोनोग्राफी करते हैं, जब वो पेट में उसके बच्चा रहता है, अपन हर चीज़ डायग्नोज कर सकते हैं। गायनिक प्रॉब्लम्स रहती है पेशेंट को तो अपन उसके लिए अलग ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, जिसके थ्रू अपन यूट्रस और ओवरीज को बहुत एक्यूरेटली डिटेल कर सकते हैं। और एमआरआई से अपन हेड टू टो कहीं का भी एमआरआई करके अपन छोटी छोटी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है ना। तो अकेले मतलब अल्ट्रासाउंड तक भी लिमिटेड नहीं है रेडियोलॉजी। अब यू आर गिविंग वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड जिस तरह बात की जाए, आपने रेडियोलॉजी को बताया कि क्या चीज़ है। रेडियोलॉजी को लेकर मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिर आपने इस सेक्टर को, इस फील्ड को ही क्यों चूज़ किया? सबसे पहले तो क्योंकि मेरी रैंक बहुत अच्छी आई थी उस समय। रेडियोलॉजी जो था वो जो बहुत अच्छी रैंक्स होती थी उस समय मिलता था। और सेकेंडली मुझे दो फील्ड्स में बहुत इंटरेस्ट था, एक तो गायनिक जो मेरी मदर हैं, और दूसरा रेडियोलॉजी, क्योंकि मैंने उसको, जो हमारा कॉलेज था मणिपाल से मैंने किया है, वहाँ पर मैंने देखा था कि वो ब्रांच कितना हेल्प करता है हर एक दूसरी ब्रांच को। मतलब उसके बिना कोई और ब्रांच में अपन मतलब डायग्नोज करो और फिर ट्रीटमेंट करो, जिससे पेशेंट को भी बेनिफिट हो। पहले क्या होता था, डायग्नोज नहीं कर पाते थे ढंग से क्योंकि मोडालिटीज़ नहीं थी, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। पेशेंट का ऑपरेशन हो चाहे कुछ भी हो, उसके बाद उसका वो ठीक हो पाएगा कि नहीं पूरा, वो भी अपन अच्छे से तय नहीं कर पाते थे। बिकॉज ऑफ रेडियोलॉजी वी आर एबल टू डायग्नोज थिंग्स करेक्टली एंड ट्रीट देम प्रॉपरली। जी, तो मैम इसके लिए आपने कोर्स चूज़ किया कि नहीं, मुझे रेडियोलॉजी में ही कदम रखता हूँ, अपना फ्यूचर जो है, अपना करियर बनाना है। तो कहाँ से पढ़ाई की? और डिग्री को लेकर बात की जाए तो पूरा जो आपकी पढ़ाई है इस सेक्टर से रिलेटेड इंडिया में ही पूरी की या बाहर भी जाने का मौका मिला? मैंने अपनी पूरी पढ़ाई इंडिया में ही की है। मैंने MBBS मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया है और MD गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया है। और उसके बाद हमारे बहुत सारे फेलोशिप कोर्सेज होते हैं जिसमें हमें, जैसे मैंने फीटल मैटरनल बोलते हैं, मतलब बच्चा और माँ, उसकी पढ़ाई मैंने सोनो स्कैन करके सेंटर है कोयम्बटूर में, वहाँ से किया था। फिर गायनिक अल्ट्रासाउंड का मैंने कोर्स गुजरात से किया था। और फिर एक हमारी डिग्री होती है फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी लंदन की, जिसके लिए हमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके। तो वो सब हम लोग अभी, बस मेरा आखिरी पार्ट बचा हुआ है, तो वहाँ तक हमने किया है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपकी मम्मी गायनिक है और ऐसे में आपने फीटल को लेकर, पढ़ाई को लेकर एक जिज्ञासा जागी कि नहीं मुझे करना है, तो मम्मी का सपोर्ट कितना मिला इस फील्ड में? बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि हर एक पेशेंट हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। और वैसे ही मेरे पास इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम था कि मेरी माँ ने मुझे हर कुछ सिखाया है ना, फ्रॉम द टाइम कि डायग्नोज कैसे करते हैं, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
तो उनकी वजह से जो मैं हूँ आज, एक मतलब एक जो एक बोलते हैं ना, एक डॉक्टर और एक डॉक्टर का रिफाइंड वर्जन, तो वो मुझे अब लगता है बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माई मदर। जिस तरह शुरुआत में आपने जिक्र किया कि सोनोग्राफी ज़रिए गर्भवती महिला की जांच की जाती है और फीटल को लेकर, ख़ासकर भ्रूण को लेकर बात करें तो उसकी क्या कुछ लाइफ है, किस तरह है, स्वस्थ है नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड के थ्रू निकल कर आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक ही भ्रम ये भी बना रहता है कि आफ्टर डिलीवरी देखा जाए, जब महिला बच्चे को जन्म दे देती है और बच्चे में अगर किसी तरह की कोई कमी मिलती है तो डॉक्टर को ही ब्लेम करते दिखाई देते हैं। तो ये क्या कारण होती है, इसको किस तरह देखा जा सकता है? अल्ट्रासाउंड अपने को 100% गारंटी नहीं दे सकता कि बच्चा टोटली नॉर्मल होगा। हम बच्चे को बाहर से देख रहे हैं, बच्चे के हाथ पैर नाक कान सब कैसा है, हम बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स देख रहे हैं जो हमको दिखाई देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं, जैसे उसको पैदा होने के बाद बच्चे को दिखाई देगा कि नहीं, सुनाई देगा कि नहीं, वो उसका IQ कैसा होगा, मेटाबॉलिज्म हर ऑर्गन का कैसा होगा, वो जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है वैसे पता चलता है। कभी कभार कुछ बच्चे पैदा होते हैं, जैसे ही 1-2 दिन में वो सडनली उनकी डेथ हो जाती है और पूरा ब्लेम वो डॉक्टर्स को देते हैं या फिर सोनोलॉजिस्ट, हमने इतनी सोनोग्राफियाँ कराई हैं कैसे पकड़ में नहीं आया। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सारी प्रॉब्लम्स पेट के अंदर पकड़ सकें, चाहे वो मशीन कितनी अच्छी हो, चाहे वो डॉक्टर कितना अच्छा हो। कुछ चीज़ें हमसे नहीं, कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है वो वर्क करना चालू होता है, उसका सिस्टम वैसे वैसे सामने आती है। मैम एक चीज़ और देखी जाती है अल्ट्रासाउंड को लेकर, जब गर्भवती महिला की जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि डॉक्टर अलग अलग सजेस्ट करते हैं पीरियड के हिसाब से कि इतने महीने में कराना है या इतने वीक में कराना है। और जब इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है तो जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है उस पर जो रेज निकलती हैं उसका कितना इफेक्ट पड़ता होगा? जैसे मैंने कहा, अल्ट्रासाउंड है वो सोनोग्राफी है, इट्स ऑल रिलेटेड टू साउंड वेव्स, और साउंड वेव्स हानिकारक नहीं होते हैं। ये जो मशीन्स होती हैं ये बहुत रिसर्च के बाद और उसमें बहुत सारी टेस्टिंग की जाती है, जब जाके उनको अपन फीटस पे यूज़ कर सकते हैं। वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। आपके डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के अनुसार कितनी भी सोनोग्राफियाँ लिख के दे सकते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को वो नुकसान पहुँचाएंगे। दीज आर साउंड वेव्स, दीज आर नॉट रेडिएशन। CT में रेडिएशन होता है, बट कुछ कंडीशंस में, जैसे मदर की सांस सडनली बहुत तेज़ फूलने लगी और अपन सस्पेक्ट कर रहे हैं समथिंग कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोनोग्राफी में नहीं पकड़ सकते और इमरजेंसी वाली सिचुएशंस होती हैं, उन केसेस में हमें कभी कभार CT और MRI भी कराना पड़ सकता है मदर का, है ना। तो सब चीज़ों को हम सोच समझ के ही अपन इंडिकेट करते हैं। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द मदर एंड द बेबी। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कंडीशन के हिसाब से एक डिसीजन ये भी लेना पड़ता है कि MRI करानी है कि नहीं करानी प्रेग्नेंट लेडी की। जब MRI कराने की नौबत अगर आती है किसी पेशेंट में तो उस वक्त फीटल पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या इन्वेस्टिगेशन? अर्ली ट्राइमेस्टर्स में हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। लेट ट्राइमेस्टर्स में जैसे यूजुअली वो हेल्प भी लेट ट्राइमेस्टर्स में करता है। लेट ट्राइमेस्टर मतलब जब प्रेगनेंसी थोड़ी एडवांस हो चुकी रहती है, जैसे कभी कभार बच्चे की ब्रेन में हम कोई प्रॉब्लम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम फीटल MRI कराते हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब मशीनें बहुत अच्छी हो चुकी हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स हम नहीं पकड़ सकते। उसके लिए हमें जब हाई रेजोल्यूशन मोडालिटी की ज़रूरत पड़ती है तब हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप MRI करा लीजिए आपके बेबी का, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आने वाले समय में जब वो पैदा होगा तो उसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, है ना। तो उसके लिए हम MRI इंडिकेट कर सकते हैं ओनली इन अ वेरी लेस परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स। जी, कुछ लोगों में MRI को लेके भी एक डर बना रहता है कि नहीं, अगर गर्भवती महिला की या दूसरे जो बीमारियों से पीड़ित मरीज़ हैं उनको लेकर अगर MRI कराएंगे, क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि मैग्नेटिक सिस्टम एक तरह से MRI में रहता है, क्योंकि मोबाइल अंदर ले जाना मना होता है, आप वॉच पेन हैं तो वो भी निकलवा कर रखवा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक लोगों में एक डाउट रहता है कि नहीं, मैग्नेटिक इरेजर्स निकल रही हैं जिसकी वजह से जो है काफ़ी इफेक्ट पेशेंट पर पड़ सकता है। तो इसको लेकर दर्शकों को ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, चाहे वो MRI हो, अल्ट्रासाउंड हो, CT हो, ये मशीनें बहुत रिसर्च के बाद बनाई जाती हैं, ये सब टेस्टेड हैं, इनका अपने ऊपर कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अपने को कुछ सामान अंदर नहीं ले जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है कि वो चीज़ उससे चिपक जाती है फोर्स से, और वो मशीन को भी डैमेज कॉज कर सकती है और पेशेंट को भी डैमेज कॉज कर सकती है ना। बट दीज आर ऑल सेफ मोडालिटीज़। ओनली इन इंडिकेटेड पेशेंट्स में ही करा जाता है। एक नॉर्मल चलते फिरते पेशेंट को तो कभी अपन बोलेंगे नहीं कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, CT करा लीजिए या MRI करा लीजिए, है ना। अपन जब तक इंडिकेशन नहीं होता है किसी भी पेशेंट को नहीं बोलते, और उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसके बाद जो ट्रीटमेंट चालू होता है वो इट इज़ मतलब उसने पूरा जो अपना मेडिकल फील्ड है उसे पूरा बदल दिया है। बिना इन्वेस्टिगेशंस के, बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के अब कोई भी आगे काम नहीं करना चाहता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट।
बिल्कुल मैम, ये तो रही लीवर से रिलेटेड या पेट से अन्य बीमारियों को लेकर बात की जाए तो रेडियोलॉजी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करके उन बीमारियों को पता लगाया जा सकता है। एक सवाल और मैं ये करना चाहूँगा कि जिस तरह की कोई कार्डियक पेशेंट है, दिल का दौरा उसको कई बार पड़ चुका है या शुरुआती सिम्टम्स देखने को मिले, तो ऐसे में अगर नौबत आती है इन्वेस्टिगेशन खास करके रेडियोलॉजी के थ्रू हार्ट को जो है हार्ट की इन्वेस्टिगेशन करने को लेकर जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो कितना जो है इफ़ेक्टिव रिपोर्ट निकल कर सामने आती है, खास करके दिल के मरीजों को लेकर बात करें? वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट ही बेटर बता सकते हैं। हमारे पास जैसे ही कोई पेशेंट आता है और हम सस्पेक्ट करते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, कभी कभार पेशेंट को ऐसा लगता है या फिर कभी कभार डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि कार्डिक प्रॉब्लम है, बट बार बार वो कुछ और प्रॉब्लम अपने को समझ में आती है, बिकॉज वो ओवरलैप सिम्टम्स रहते हैं। अपर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो लोग समझते हैं कि शायद ये कार्डियक कॉज हो सकता है, या गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो सबसे पहले वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं टू रूल आउट एब्डोमिनल, मतलब कोई पेट का कारण तो नहीं है। उसके बाद अपने को कार्डियोलॉजिस्ट अगर लगता है तो वो आगे ईको करते हैं। ईको मतलब हार्ट का अल्ट्रासाउंड, वो मेनली कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। उसके बाद उनको लगता है तो आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। हो सकता है कभी कभार एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़े पेशेंट्स को, है ना। जो भी है अपने को सबसे पहले कॉज ढूंढना है और फिर एक्ट करना है। मैम एक चीज़ हो, सोनोग्राफी की जब किसी मरीज़ को लेकर नौबत आती है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि नहीं सोनोग्राफी करानी ही है, तो मरीज़ इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं डाउटफुल रहते हैं कि क्या खाकर जाना है, पानी पीना है, नहीं पीना, किस कंडीशन में अपने आप को वहाँ पर प्रिपेयर करके जाना है जब सोनोग्राफी होना, तो इसको लेकर ज़रूर बताइए। हाँ, अगर इन्हें देखा जाए तो प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए, जो प्रेग्नेंट नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए हम बोलते हैं कि आप यूरिन होल्ड करके आएँ कम से कम 1-2 घंटे पहले से, जिससे कि हम पेल्विस मतलब पेट का जो नीचा वाला भाग है उसे अच्छे से इवैल्यूएट कर सकें। उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं खाली पेट आएँ कम से कम 6 से 8 घंटे, जिससे हम गॉल ब्लैडर उसे अच्छे से इवैल्यूएट कर सकें। पित्त की थैली बोलते हैं, है ना, क्योंकि खाना खाने के बाद वो पित्त की थैली सिकुड़ जाती है तो हम उसे इवैल्यूएट नहीं कर पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिस हो जाती हैं। फिर और अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो हम उससे बोलते हैं अच्छे से खाना खा के आइए, क्योंकि क्या होता है प्रेग्नेंट पेशेंट ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते, उन्हें उल्टी जैसा लगने लगता है, नॉजियाटिक लगने रहता है, वो वेट नहीं कर पाते हैं फिर बहुत देर तक। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप अच्छे से खा पी के आइए, आपको यूरिन होल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे आइए। उसमें हमारे सोनोग्राफी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, सोनोग्राफी के अलावा प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक कलर डॉपलर को लेकर भी एडवाइस डॉक्टर करते हैं, तो सोनोग्राफी और उसमें क्या डिफरेंस है? सोनोग्राफी, कलर डॉपलर सोनोग्राफी का ही एक पार्ट है, वो हमारा मतलब एक टाइप ऑफ एडवांस टेस्ट मान लीजिए। उसमें अपन बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन देखते हैं, ब्लड फ्लो देखते हैं कि कभी कभार कुछ पेशेंट्स के बच्चा का बढ़त नहीं हो रहा है, वेट बहुत कम है पेट में, या पानी की कमी हो गई है, तो डॉपलर हमें हेल्प करता है। डॉपलर मतलब हम ब्लड फ्लो टू द बेबी देख रहे हैं, वो हमें हेल्प करता है कि उसका ब्लड फ्लो इतना कम तो नहीं हो गया कि उसको इमीडिएटली डिलीवर करना है। बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा बढ़ नहीं रहा था और हमने डॉपलर कराया तो डॉपलर में कुछ बहुत अबनॉर्मल आया, मतलब बच्चे को ब्लड फ्लो बिल्कुल नहीं मिल रहा है और डॉक्टर ने कहा इमीडिएटली डिलीवरी करना चाहिए। पेशेंट्स को लगता है ऐसे कैसे, अभी तो बहुत समय बचा है हमारे पास, डिलीवरी अभी क्यों करानी है। लेकिन डिलीवर कराने से हमें बच्चे को नुकसान नहीं, हमें फ़ायदा होगा। पेट में बच्चे को अगर नुकसान हो रहा है, उसे ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो आगे उसका हार्ट फेलियर हो जाता है और बच्चा वहीं का वहीं पेट में मर जाता है। अपन ये स्टेज नहीं पहुंचना चाहते हैं। डॉपलर अपन को बताता है कि अब बस बहुत हुआ, अब बच्चे को बाहर निकालेंगे तो बच्चा सुरक्षित रहेगा, है ना। तो एक चीज़ और, जब प्रेग्नेंट लेडी की फर्स्ट सोनोग्राफी होती है और उसके अकॉर्डिंग अगर डिलीवरी डेट को लेकर बात की जाए, फॉर एग्जांपल 12 जून उसकी डिलीवरी डेट आती है फर्स्ट सोनोग्राफी के अकॉर्डिंग, लेकिन जब तक 9 महीने का सर्कुलेशन पूरा होता है, 9 महीने का पीरियड जब एक लेडी कंप्लीट करती है, उसके बाद कलर डॉपलर अगर होता है या फिर सोनोग्राफी भी होती है, तो कहीं ना कहीं जो डिलीवरी डेट है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो रीज़न क्या रहता है? अल्ट्रासाउंड की डिलीवरी डेट पे हम अल्ट्रासाउंड 2 टाइप की डिलीवरी डेट्स होती है। एक तो जो पेशेंट से हम पूछते हैं कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था, उस हिसाब से हमें वो एक डिलीवरी डेट मिलती है। और कभी कभार क्या होता है कुछ पेशेंट्स में, जब हम पहली बार सोनोग्राफी करते हैं तो हमको थोड़ा डेट्स में डिस्क्रिपेंसी मिलती है। पहली सोनोग्राफी सबसे पहली जो कम से कम 6 से 8 वीक्स के बीच में होती है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है पेशेंट की डेटिंग के लिए। डेटिंग मतलब हम उसको करेक्ट टाइम बता सकते हैं कि आप कंसीव किया था आपने और आपकी सही डिलीवरी डेट क्या होगी। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं उसमें डिलीवरी डेट चेंज हो कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहली सोनोग्राफी या फिर जो मदर बता रही है कि हमारा लास्ट पीरियड इस समय आया था, उससे जो डिलीवरी डेट मिलती है अपन उसे ही मान के चलते हैं। अल्ट्रासाउंड तो आप कभी भी कराओगे, आज कराओगे, परसों कराओगे, 2 हफ्ते बाद कराओगे, वो तो आपको नई नई ईडीडी देता रहेगा, दैट इज़ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, बट उसे हम ऐसे कंसिडर नहीं करते। आपकी फर्स्ट सोनोग्राफी या फिर मदर की लास्ट पीरियड की डेट विल डिसाइड द डिलीवरी डेट।
मैं इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करने में कुछ मरीज़ डरते भी हैं, उनके अंदर एक झिझक भी रहती है, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मरीज़ डेफिनेटली बच्चे बहुत डरते हैं हमसे, बिल्कुल। बड़े मरीज़ तो आजकल बहुत एजुकेटेड हैं, दे नो कि अल्ट्रासाउंड कितना हेल्पफुल है उनके लिए, है ना। और स्पेशली जो गांव के पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली फीमेल्स की मैं बात करूं, तो वो हॉस्पिटल आने से ही डरते हैं। उनको बिल्कुल। लगता है कि वो जब हॉस्पिटल जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा, वो हॉस्पिटल जाएंगे तो कितना खर्चा हो पूरी जाएगा, फैमिली परेशान पूरी होगी। फैमिली पर, और कुछ बाई चांस मिल गया, जैसे स्पेशली ब्रेस्ट पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको लंप रहता है, गठाने रहती हैं ब्रेस्ट में, वो बताते नहीं है किसी को, दिखता भी नहीं है दूसरों को, तो पता नहीं चलता, और बिल्कुल। वो सहते रहते हैं। जब वो एडवांस हो चुका रहता है, अब मैं कैंसर की बात कर रही जी। हूँ, ब्रेस्ट कैंसर की, एडवांस हो जाए तब वो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं ये गठान तो हमें 3 से 4 महीने से है, लेकिन हमें डर लग रहा था आने में, तो इसलिए हम आपके पास आ नहीं पाए, और तब तक कैंसर जो है स्टेज 3 स्टेज 4 तक फैल चुका रहता है। तो अपने को अकेले एक जो अपन जिस सिटी में रहते हैं उसके अलावा जो गांव के क्षेत्र है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है कि अगर आप जल्दी डायग्नोज होंगे तो ट्रीटमेंट भी इजी होगा, खर्चा भी कम होगा, है ना। रादर देन आप लेट करेंगे तो आप भी सफ़र करेंगे, परिवार भी सफ़र करेगा, खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो मैम ये माना जाए कि कहीं ना कहीं शहर के मुकाबले जो है गांव में लेडीज़ Definitely. अवेयर कम रहती हैं, जिसकी वजह से अवेयर एंड स्केर्ड बिल्कुल। दोनों। मैम अंत में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हेल्थ इज़ वेल्थ, आपको हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे तभी आप और आपका परिवार खुश रहेगा। तो देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर मानसी जैन रेडियोलॉजिस्ट हमारे साथ, कई सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की। जाहिर सी बात है आप इससे फ़ायदा उठाते नजर आएंगे। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेडियोलॉजी एक व्यापक स्तर की टेक्नोलॉजी, और आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी इससे जुड़ती नज़र आ रही है, जिसके चलते हर एक बीमारी का बारीकी से निरीक्षण करती हुई, यूँ कहा जाए कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डॉक्टर उसको बीमारी के इलाज से संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं या जो भी कदम उठाना है उसको लेकर एक अच्छी और सटीक जो है इन्फॉर्मेशन मरीज़ को देते हैं, जिसके चलते इलाज कराने में काफ़ी सहूलत होती है यहाँ पर दिखाई देती है। और आज के इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।